चलो, तो आज एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं ना, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के पहले समझो फिजिक्स में कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में 6 सेक्शंस हैं बेसिकली। सबसे पहला सेक्शन जो अपन पढ़ेंगे वो है मैकेनिक्स। सेकंड होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑसिलेशंस एंड वेव। फोर्थ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिफ्थ है ऑप्टिक्स एंड सिक्स्थ है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 6 यूनिट में अपना पूरा सेक्शन बटा हुआ है, ठीक है। उसमें से पहला सेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है फिजिक्स को लेकर के, वो सेगमेंट बोला जाता है मैकेनिक्स। कौन सा सेगमेंट है? मैकेनिक्स। तो पूरा मैकेनिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और अभी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो अक्टूबर नवंबर तक मैकेनिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो आज मैकेनिक्स चालू कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स का पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स चालू करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें मैकेनिक्स की, तो व्हाट इज मैकेनिक्स आपको पता है? अगर मैं बोलूँ डिफाइन करो व्हाट इज मैकेनिक्स, क्या बोलोगे आप? समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल, ओके। और कोई मैकेनिक्स के बारे में और कुछ कोई बताएगा? बोलो, आप डरो मत, बोलो। बोलने वाले हो क्या? वंस बोलो, व्हाट इज मैकेनिक्स। और कुछ? गलत कोई नहीं हो, लेकिन वर्ड में प्रॉपर फॉर्म करना है अपने को। हाँ, क्यों नेता, क्या हो गया? तुम नेता हो, नेता, लीडर ग्रुप के। हाँ यश, तुम बताओ क्या होता है? कुछ नहीं होता, बाहर में गया पढ़ना ही क्यों, कुछ होता ही नहीं है तो। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, क्या होता है मैकेनिक्स? पढ़ा है ना, स्टडी ऑफ मशीन्स। और कोई कुछ मन में आ रहा हो तो बोलो, बोलना सीखो, गूंगों की जैसा मत बैठो तुम लोग, चुपचाप बैठे रहते हो, बोलो ना। कसम खा के बैठे तुम लोग, घर से निकलते हो बोलेंगे नहीं, नहीं बोलोगे तो फिर यही बैठ का कोई मतलब है? बताओ, अगर बोलोगे ही नहीं तो जेई क्यों पढ़ रहे हो फिर? ऐसा वो गूंगे बहरों वाली क्लास होती है, उसमें फिर एजुकेशन लोग बैठ के आराम से, जहाँ बोलना ही ना पड़े ना, तुमसे कोई टीचर बोले तुम बोलो मूर्ति को पढ़ा रहा हूँ ना मैं, बोलो। तो ये काम तो तुम यूट्यूब पे भी कर सकते हो, बोलना तो पड़ेगा ना। बताओ क्या होती है मैकेनिक्स? जिधर देख रहा हूँ सब मुंडी नीचे कर रहे हैं, बोलेंगे ही नहीं। नहीं बोलोगे? अच्छा, हाँ तो इतनी देर में यही तो पूछ रहा हूँ मैं। जो तुम्हें आ रहा है वो बोल दो, बोलना तो चाहिए ना। लेकिन ओके, चलो मैं बताता हूँ मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, दो चीज़ों से डील करते हैं। वी डील्स विथ द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड कॉज ऑफ मोशन। दो चीज, कौन से दो पार्ट पढ़ना है अपने को? एक पार्ट है मोशन ऑफ पार्टिकल और दूसरा कौन है? कॉज ऑफ मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल का मतलब पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है वो, और दूसरा वो मूव क्यों कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, उसके ऊपर क्या लगा है? फोर्स। सो द cause of every motion is a force
तो हमें उस फोर्स के बारे में पढ़ना है, कैसा फोर्स है, वो रोक रहा है, चला रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में। तो इस चैप्टर बेसिकली जो पूरा मैकेनिक्स है इसको हार्ट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात अभी हो रही है, क्वांटम अपने सिलेबस में है नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, जो न्यूटन ने बताया है उस मैकेनिक्स की बात हो रही है। इस मैकेनिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोशन ऑफ पार्टिकल, दूसरा होता है कॉज ऑफ मोशन। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, हम मैकेनिक्स का जो ये बड़ा सा पोर्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स। पहला पार्ट कौन है? काइनेमेटिक्स। और दूसरा पार्ट कहलाता है डायनामिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? We deals with the motion of particle only। अब इसका मतलब क्या है मोशन ऑफ पार्टिकल ओनली का? मतलब जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूँगा तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी फोर्स की बात नहीं करने वाला हूँ। किसकी बात नहीं करने वाला हूँ मैं? फोर्स की बात नहीं करने वाला हूँ। और डायनामिक्स में किसकी बात करते हैं? हाँ, कॉज ऑफ मोशन, जिसको अपन बोलेंगे कि बेसिकली फोर्सेस की बात होती है। मतलब काइनेमेटिक्स में हम स्पीड की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ी होगी उस फोर्स की बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी। ठीक है? एक्सेलरेशन के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उस फोर्स की बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी इस काइनेमेटिक्स में। अब काइनेमेटिक्स को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो इसके अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। डिफाइन कैसे करेंगे? बोलो। हाँ, तो डिफाइन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D हो गया क्या? विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। सही बोल रहे हो? कुछ इसमें कांस्टेंट डायरेक्शन और कुछ? बोलो बोलो। स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। और कुछ? तो इसमें तो फोर्स की बात ही नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस होती है। अगर पार्टिकल किसी एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो एक टाइम पर तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट is moving along either axis at a time, then its motion is said to be one dimensional motion। It is said to be one dimensional motion। मतलब कोई भी, इसमें कीवर्ड क्या है? एट अ टाइम। एक टाइम पे पार्टिकल अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो वो वन डायमेंशनल मोशन का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे देखें कि मान लो एक पार्टिकल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल ओरिजिन पर है एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ से चलना चालू किया, 5 सेकेंड के बाद
वो पॉइंट ए पर पहुंच गया, उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया और यहां पहुंच गया बी पॉइंट पे एट 10 सेकेंड। अगर मैं बोलूं कमेंट ऑन इट्स मोशन, तो ये कैसा है, 1D की 2D? ये कैसा है, ये कैसा है, 2D ना? नहीं, ये 1D है। दिस इज 1D और यू कैन से इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन। इसीलिए पॉइंट्स को बार बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा मैंने, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along either axis at a time, then its motion is said to be one dimensional motion. What do you mean by at a time? As you can see कि t0 से t5 सेकेंड तक पार्टिकल is moving along x axis only. फर्स्ट 5 सेकेंड में there is no motion along y axis. तो पहला 5 सेकेंड वो 1D है और अगले 5 to 10 सेकेंड को फिर से देखोगे तो इट इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन along y axis. तो अगला 5 सेकेंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, अगेन इट इज 1D. तो हम बोल सकते हैं कि अगर t0 से t10 सेकेंड तक का पूरा कमेंट करना है अपने को, सो वी विल से देयर आर टू डिफरेंट वन डायमेंशनल मोशंस आर इन्वॉल्व्ड, करेक्ट? दूसरा इसमें कौन सा पार्ट आएगा? द सेकेंड इज मोशन इन 2D, मतलब टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? इफ, एक मिनट यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूं मैं। इसमें देखो एग्जांपल क्या लिख सकते हो इसका। पहले 5 सेकेंड में देखो तो इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगले 5 में भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? यार देखो बोला करो, बोलोगे तो मजा आएगा, बता रहा हूँ, नहीं तो फिर फील नहीं आता। ये सब मैं तुम्हें टॉपिक से थोड़ा हट के दे रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अब आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मैं पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूँ, इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होगा तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। फिर वो हो जाएगा कि बधा सा क्लास में आके खाली पोर्शन कंप्लीट करने की बात हो रही है, वो मैं कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको ध्यान से देखा करो। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा? हेलो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along any two axes simultaneously, साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग बोलो साइमल्टेनियस की, SIMULTANEOUS, जो भी हो देख लो। देन its motion is said to be टू डायमेंशनल मोशन। अब 2D के कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? हाँ, सर्कुलर। और कौन सा? देखो अभी IPL खत्म हुआ ना, IPL में देखा बॉल जब 6 मारते हो तुम, 6 हिट करने के बाद बॉल का कुछ ऐसा दिखाते हैं कि ये बैट और बॉल का कांटेक्ट पॉइंट है। मान लो कांटेक्ट हुआ t0 पर और ये ऐसा दिखाते हैं इतनी दूर जाके गिरा है। मान लो कोई भी टाइम t पर यहाँ पहुँच गया, या कैपिटल T टाइम ले लो, या ऐसा मान लो ये 10 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचा है। इतना लंबा होता नहीं है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ही रहता है। मैं मान लेता हूँ 10 सेकेंड है, बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंक दिया। तो 10 सेकेंड पे यहाँ है, ये बॉल का पाथ है जो पाथ बॉल ने फॉलो किया है। मुझे ये बताओ, इस पाथ पे चल रहा है तो कुछ देर के बाद मान लो 2 सेकेंड के बाद यहाँ भी पहुँचा होगा वो। जब ये बॉल यहाँ था, फेंका कहाँ था हमने? इस पॉइंट को। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको मैं ओरिजिन मान लूं तो जरा देखो, जब यहाँ पहुंचा तो एक पैरेलल लाइन ऐसे बना दूं
ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अगर एक पैरेलल लाइन बनाया मैंने, तो क्या ये इतना डिस्टेंस x में चल चुका है, क्या इतना y में भी चला है? x और y में एक साथ चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि पहले x में चला फिर y में, मतलब आपने बैट से हिट किया बॉल को, तो ऐसा होता है क्या कि पहले मैं 25 मीटर की हाइट पे जाऊंगा फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा? ऐसा होता है कि हाइट पे भी बढ़ रहा होता है और डिस्टेंस भी चल रहा होता है। हाइट और डिस्टेंस दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं ना, तो वो मोशन क्या कहलाता है? 2D। कौन सा मोशन कहलाता है ये? 2D। दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, और इसको हम नाम देते हैं इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम देते हैं इसको? इसके बाद एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें आप 400 मीटर की रेस करते हैं। मान लो ये R है, यहां आप खड़े होकर दौड़ना चालू करते हो, ऐसे दौड़ रहे हो, ये आपका ओरिजिन है। तो जिस पॉइंट पे आप पहले हो t0 पर, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? बोलो कोऑर्डिनेट। ये x हुआ, ये y हुआ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं, r,0। x में r है, y में 0 है, r,0। और ऐसे मूव कर रहे हो, तो मूव करते 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 किसी भी एक टाइम पे, लेट से टाइम t = t पर आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। जब इस पॉइंट पे पहुंचे हो तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो क्या ये आपका हो गया y? कितना हो गया? और क्या इसी टाइम में इतना आप x भी चल चुके हो? अब एक चीज आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि x और y में बराबर बराबर चलना है। हो सकता है यहां पर भी देखो y में ज्यादा चला है, x में कम चला, यहां भी y में ज्यादा चल रहा है, x में कम चल रहा है, या हो सकता है x में ज्यादा चले और y में कम चले। सब पॉसिबल है। x और y इक्वल हो ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस साइमल्टेनियस x और y दोनों में चेंजेस दिखने चाहिए कि चेंज शुड बी इन x एंड y बोथ। ठीक है, तो अगर ऐसा चेंज हुआ, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे जरा बताओ? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x में कितना बचा अभी? अगर ये x है तो बचा कितना है x में भी? तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका इस पॉइंट का? r-x, और y कोऑर्डिनेट y आ गया। क्या किसी भी टाइम पर देखोगे तो x और y दोनों में पोजीशन चेंज होती रहेंगी साइमल्टेनियसली, हाँ या ना? तो क्या पार्टिकल x और y दोनों एक्सिस में साथ साथ चल रहा है? तो ये भी कैसा मोशन होगा? 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन होगा ये? और इसको अपन क्या नाम देते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या नाम देते हैं? तो 2D में कितनी चीजें पढ़नी है आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन एंड, तो एक अपन पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल, और दूसरा कौन पढ़ते हैं? सर्कुलर। तो जो ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का एक पार्ट जो काइनेमेटिक्स है, इसके अंदर 1 डायमेंशन पढ़ना है और 2 डायमेंशन। जब 2D पढ़ेंगे उसी के बीच में थोड़ा सा बहुत कम है अपने सिलेबस में, 3D का इंट्रोडक्शन लेके छोड़ देंगे, क्योंकि 3D इतना डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं मेन पार्ट डायनामिक्स पे। डायनामिक्स में किसकी बात होने वाली है? फोर्स की। सबसे पहले फोर्स को बताया किसने? किसने बताया फोर्स के बारे में? बोलो। न्यूटन ने। तो न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या बताते हैं फोर्स के बारे में, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ, ये पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई थी पहले ही लेक्चर में, और डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन को। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक्स, जिसको अपन बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। वर्क, एनर्जी, पावर पढ़े हो ना? अब सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ी? आपने नाम सुना होगा, लिख लेना, टाइम मिल जाएगा, पहले सुन लो। सेंटर ऑफ मास क्या, क्यों जरूरत पड़ गई सेंटर ऑफ मास की?
क्या होता है सेंटर ऑफ मास, पहले तो ये बताओ। The point at which all the weight and the entire weight of the body can be assumed to act. हाँ, वेट नो मास बेसिकली, द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, is assumed to be concentrated at a point. That point is known as center of mass. Why it is important for us? So starting from the kinematics till work energy and power, whatever the formulas we have, whether it is V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is U square is plus 2S, or F is equal to ma, momentum is equal to mass into velocity, or work done is equal to force into displacement, energy is capacity of doing work, ability to do work, या power work done by time, जितने भी फार्मूले पढ़े हो, all those formulas are for point masses. Now what do you mean by point masses? Point masses means total mass एक ऐसे स्फीयर पे रखा है जिसका R अप्रोक्सीमेटली 0 है, अप्रोचिंग टू 0 है, ऐसा मतलब द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। मतलब इसीलिए जहाँ भी लिखते हो ना, देखो हमने पार्टिकल वर्ड यूज किया है। जो मैं बोल रहा था पार्टिकल बोल रहा था ना मैं, पार्टिकल मीन्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटा सा एक पत्थर ले लिया, दैट इज पार्टिकल। बट व्हाट इफ आई हैव अ रिंग लाइक दिस? सो अगर मैं इस रिंग की बात करता हूँ तो रिंग के इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में, इन ईच सेगमेंट देयर विल बी सम मास। और एल्स इफ इंस्टेड ऑफ रिंग इफ आई एम टेकिंग अ डिस्क लाइक दिस, तो यहाँ हर जगह मास होगा। छोटे छोटे पार्ट तुम कहीं भी ऐसे लेते रहोगे तो क्या हर एक छोटे पार्ट के लिए कुछ ना कुछ मास आएगा। सो is the for the entire disk or for the entire ring we cannot use these formulas directly. F is equal to ma, P is equal to mv, या जो भी फार्मूले हम पढ़ेंगे WPE तक, वर्क एनर्जी पावर तक, those formulas are not valid for these kind of bodies जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जहाँ पे मास हर एक पॉइंट पे आ रहा है। बट बताया किसने था इन सब के बारे में? न्यूटन ने। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स ने क्या किया, मॉडर्न डे फिजिक्स ने, उनने न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए न्यूटन के फार्मूले को देखा कि वैलिड हो रहा है, एक पॉइंट मास के लिए है। जब प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा, तो व्हाट दे फाइंड कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे सिस्टम का मास हम अज्यूम कर सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। उस सेंटर ऑफ मास पे विल बी एबल टू अप्लाई द अबव फार्मूले। जो भी फार्मूला आप पढ़ रहे हो वो सब अप्लाई कर सकते हो किस पॉइंट पे? सेंटर ऑफ मास पे। तो कौन सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसा होता है, दैट वी विल डिफाइन इन दिस चैप्टर, कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, कैसा रहेगा। इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ते हो जिसके लिए लोग हवा बनाते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है। इसके एक 2016 का क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस में, वही क्वेश्चन दिखा के बोलते हैं ये देखो कोई नहीं कर पाता। लेकिन मेरी समझ से मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। अगर आपको पीछे के सारे चैप्टर्स आते हैं तो पीछे के चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, इसमें पीछे वाले सारे टॉपिक्स का क्लब है। ये पीछे का कोई भी टॉपिक आप मिस मत करना, आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा। और लास्ट मैकेनिक्स का पार्ट होता है ग्रेविटेशन, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सैटेलाइट्स की बात करेंगे और सैटेलाइट्स के साथ में थोड़ी बहुत बातें होंगी उसके ऊपर, केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन पे, बहुत छोटी सी बात होती है, खाली उनका डेफिनेशन चाहिए होता है। तो ये हमारा पूरा इतना पोर्शन मैकेनिक्स का है, एंड एज पर एनसीईआरटी दिस इज पार्ट 1 ऑफ 11th की एनसीईआरटी पूरा। अब हमारा लेक्चर फ्लो क्या होगा ये भी देख लो। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, या जिसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर, तीनों एक ही नाम है। पहले हम इसकी बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल।
वंस वी कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल, इन दोनों को मिला के एक और टॉपिक बनता है रिलेटिव मोशन। तो फर्स्ट वुड बी स्ट्रेट लाइन मोशन, सेकेंड इज प्रोजेक्टाइल एंड थर्ड इज रिलेटिव। करेक्ट। रिलेटिव के बाद वी विल होल्ड द सर्कुलर मोशन, तुरंत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह की बात होगी, तो वी होल्ड दिस चैप्टर। उसके बाद हम जैसे ही वो 3 टॉपिक खत्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन, हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, WPE पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके बाद सर्कुलर पढ़ेंगे और सर्कुलर के बाद सेंटर ऑफ मास कोलिजन और रोटेशन। ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है इसको अगेन होल्ड पे रखते हैं। ये चैप्टर क्लास 12 पार्ट 1 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, जो अभी तुम्हारे सीनियर बैच वाले अभी जस्ट खत्म किए, तो उसके बाद हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन 2 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट इज डिक्टो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दोनों चैप्टर्स का एक चैप्टर पढ़ते हो और दूसरा उसका वन शॉट रिवीजन जैसा काम करता है, तो वो दोनों वहाँ पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये तुम्हारा लेक्चर फ्लो होने वाला है पूरे मैकेनिक्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। काइनेमेटिक्स एक इंट्रोडक्शन, फिर रेक्टिलिनियर मोशन आज ही चालू कर देंगे। नोट करो इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट हमें चाहिए। सबसे पहले देखो, हमने पीछे वाली स्लाइड में 2 से 3 चीज़ें लिखी है बार बार। टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या टाइम कभी 0 होता है? तो व्हाट डू यू मीन बाई t इज इक्वल टू 0? हाँ, इनिशियल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपको पता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ पार्टिकल वी हैव। बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कितने होते हैं? सुनते नहीं हो तुम लोग। मैंने स्टेट ऑफ मैटर नहीं पूछा, मैंने आपसे स्टेट्स ऑफ पार्टिकल पूछा है। तो पार्टिकल की 2 ही स्टेट होती है। स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा कौन होता है? स्टेट ऑफ मोशन। अब ये स्टेट ऑफ रेस्ट क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन स्टेट ऑफ रेस्ट? हाँ, मतलब पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल डज नॉट चेंज its position with time। क्या चेंज नहीं करता पार्टिकल? पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ में। और यहाँ क्या होता है? पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम। अब मुझे एक बात आप ये बताओ, हेलो, मुझे एक बात आप ये बताओ कि कोई भी पार्टिकल क्या रेस्ट में रह सकता है? एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है? क्यों? नहीं, कोई भी पार्टिकल एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, बिकॉज हम लोग जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, और यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं सब घूम रही हैं, एक्सपांड भी हो रही है। जैसे आप अर्थ पे बैठे हो, मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुझे रुका हुआ दिख रहा है, तुम्हें मैं रुका हुआ दिख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई चांद पे बैठ के देख रहा होगा ना, तो मूव करते हुए दिख रहे होंगे हम सब लोग।
वो अलग बात है, बहुत स्लो होगा चेंज इन पोजीशन, बट देयर विल बी ए चेंज इन पोजीशन। तो एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी पार्टिकल है आप बोल नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, एक सिंपल सा एग्जांपल, दो लोग हैं ट्रेन में आमने सामने बैठे हैं, अगर एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये दोनों ट्रेन में आमने सामने बैठे हैं, अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे उसने देखना चालू किया, मान लो 12 बजे, कितना टाइम हो रहा है, 12:03, 12:03 पे उसने ऑब्जर्वेशन चालू किया, 12:03 से स्टार्ट किया, 12:05 तक देखा है, क्या बोलेगा कि इन 2 मिनट्स ही इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट मीन्स ही इज एट रेस्ट। ट्रेन तो चल रही थी, ग्राउंड से कोई बंदा देखेगा कोई बंदा अगर ग्राउंड से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रेन जा रही है ना, उसके लिए ही इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। मतलब उसको क्या लगेगा, पहले यहाँ था, ट्रेन में बैठा था, ट्रेन आगे चली गई, मतलब ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया। तो सेम ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, इसको ट्रीट करो तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और यही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी था एक ऑब्जर्वर के लिए, मोशन पर ही है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए। एम आई राइट? इसका मतलब क्या है, क्या रेस्ट और मोशन के बीच में बहुत फाइन डिफरेंस है? बहुत छोटा सा, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो कौन सा पार्टिकल रेस्ट पे होगा और कौन सा पार्टिकल मोशन में होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि कौन सा पार्टिकल रेस्ट में होगा और कौन सा पार्टिकल मोशन में होगा, ये क्या आप बोल सकते हो कि इट इज कंप्लीटली रिलेटिव? इट इज कंप्लीटली रिलेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। वैसे बाय डिफॉल्ट हम सब जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अनलेस क्वेश्चन में कुछ बोले ना, हम अर्थ के ऊपर से ही लेते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको रेस्ट में माना जाता है, मूव कर रहा है तो मोशन में मानेंगे, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो मोशन में। तो इन वर्ड्स के बीच में बहुत फाइन डिफरेंस आप समझ पा रहे हो। जब भी मैं मोशन की बात करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन की बात कर रहा हूं मैं? ऑब्जर्वर के। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? ऑब्जर्वर के। अगर मैं रेस्ट की बात भी कर रहा हूं तो मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के। अभी जो काइनेमेटिक्स का टॉपिक है ना, उसमें क्या मैं स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करने के लिए कुछ है? स्टेट ऑफ रेस्ट में पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, बात ही खत्म हो गई, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में हम इस पर बात करते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। किस पर बात करते हैं? मतलब पूरा काइनेमेटिक्स जो है वो किस पर बात करेगा? चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मीन्स हाउ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग, मतलब द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो मेजरमेंट ऑफ चेंज इन पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर है। पहला पैरामीटर कौन सा है? टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू मेजर चेंज इन पोजीशन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर टू मेजर द चेंज इन पोजीशन इज स्पीड, वेलोसिटी, और इन्हीं दोनों से आगे बढ़ के आ जाता है एक्सेलरेशन। तो इस पूरे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में इसी 5 बात पर डिस्कशन होता है: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसी 5 चीजों पे बात होगी। इस पांचों चीज में भी आप जानते हैं कि ऑब्जर्वर के साथ में किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं भी हो सकती। जैसे मैं एक कार के अंदर 2 लोग बैठे हो, दोनों को लगेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी 0 है एक दूसरे के लिए। लेकिन उसी कार वाले को मैं नीचे से ऑब्जर्व करूं तो मुझे लगेगा कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी में चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जर्वर। सही बात है कि नहीं? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन में है, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन,
तो उसके चेंज इन पोजीशन का मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हो, ये 5 पैरामीटर है। अंडरस्टूड? किसी को दिक्कत है तो बोल दो, पक्का नहीं है ना? तो ये फटाफट लिखो। अब हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन पोजीशन वाला गेम पढ़ना, मतलब काइनेमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। हम काइनेमेटिक्स को 2 नाम दे सकते थे, लेकिन हम 2 नाम ना देके 3 नाम इसको देने वाले हैं। पहला नाम कौन सा होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन, वही अब चैप्टर का नाम होगा। अभी तक हम यूनिट इंट्रोडक्शन कर रहे थे, अब यूनिट इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, अब चैप्टर का नाम चालू करेंगे। क्या है चैप्टर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं। क्या है, किसके पास रिमोट है? तब जादू से तो बढ़ेगा नहीं। हो गया? लिख चुके? अब बनाइए हेडिंग, मतलब चैप्टर का नाम लिखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। लिख लिया आपने? चालू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें ही हम चालू करेंगे। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आप सबने वेक्टर्स किया है ना? अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा वेक्टर भी, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ में आए, अच्छे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। तो ये टॉपिक जब पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले डिस्टेंस को डिफाइन करना सीखो। क्या होता है डिस्टेंस? जिस पाथ पर आप चलते हो उस पाथ की पूरी लेंथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि मान लो इधर मेरे पास एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तुम ऐसे 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 आओ इस वाले पाथ पे, या फिर तुम इस वाले पाथ पे ऐसे जाओ घूमते घूमते, या फिर तुम ऐसे जाओ। कोई भी पाथ पकड़ोगे, ये डिस्टेंस 1 है, ये टोटल इसके मतलब डिस्टेंस 1 का मतलब ऐसे ये जो पाथ जा रहा है ना, एक टेप लेके ऐसे पीछे पीछे घूमो, ये टेप से ये पूरा मेजरमेंट ले लो, क्या कहलाएगा आपका? डिस्टेंस 1। डिस्टेंस 2 लिखना है तो ये लाइन, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये क्या बनेगा आपका? डिस्टेंस 2। सिमिलरली ये डिस्टेंस 3। अब देखिए ए से बी जाना था, लेकिन क्या ए से बी जाने के लिए पाथ लेंथ अलग अलग लिए गए हैं, तो अलग अलग पाथ पे आप ए से बी जाओगे तो आपका डिस्टेंसेस जो है वो अलग अलग होगा। अलग अलग पाथ पर अगर आप ए से बी गए तो आपका डिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन इन ऑल 3 केसेस इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ओनली, तो ए से चल के बी पर पहुंचना है, शॉर्टकट यही है। तो ये तीनों केस के लिए आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जिस पाथ पे आप चलते हो वो पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट होता है कि वहां से वहां पहुंचने के लिए। हो सकता है आप ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इस लाइन पे आप चल ना पाओ, क्योंकि यहाँ कोई घर बना हो, घर के ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से तो आप निकलोगे नहीं, आप नहीं चल सकते। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पाथ पर वो जो रूट है वो हमेशा आप फॉलो कर पाओ, ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंपल्सरी नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट वाली पाथ पे चल पाओ। तो जैसे घूम घुमा के आप जा रहे हो, जो भी रास्ता आप फॉलो करोगे वो रास्ता आपका क्या होने वाला है? डिस्टेंस।
और जो शॉर्टकट होगा वो क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा इसको। अब थोड़ा एडवांस वर्जन में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बेसिक क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आगे जरूरत पड़ जाती है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। अब आपको पता है स्केलर सम का मतलब 2 + 3 को आप सीधा जोड़ सकते हो, लेकिन वेक्टर सम होगा तो 2 + 3 नहीं कर सकते, आपको उनके बीच का एंगल भी लेना होगा और रिजल्टेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पढ़ते हैं स्केलर सम इज डिस्टेंस एंड वेक्टर सम इज डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी है ये, आपको नाम से ही दिख रहा है, स्केलर सम की बात कर रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर सम बोल रहा हूँ तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। अच्छा एक चीज देखिए, वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं यही हूं और चला ही नहीं, मेरा डिस्टेंस 0 है, तो क्या मुझे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत है? मेरा डिस्टेंस अगर 0 है, इसका मतलब मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं, तो मैं मोशन पढ़ूंगा ही नहीं। अगर मैं चल रहा हूं, स्टेट ऑफ मोशन में हूं, तभी तो चेंज इन पोजीशन निकालते हो। और स्टेट ऑफ मोशन का मतलब मैं 0.0000001 मीटर भी चलूं तो देयर विल बी अ चेंज ना। तो जब भी डिस्टेंस लिखोगे, क्या वो कभी 0 हो सकता है क्या? इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्टेंस कभी भी छोटा 0 नहीं हो सकता। और आपको पता है ये वेक्टर में आपने पढ़ रखा है, नेगेटिव साइन जो होता है वो खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो अगर नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस में डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्शन बट डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी नेगेटिव। So always keep in mind that whenever you will calculate your distance, it should always be greater than 0. It should always be greater than 0. और displacement, भाई अगर एक ही रास्ते पे चल रहे हो, नहीं अभी वही तो बताया मैं, इक्वल टू कर दोगे तो रेस्ट में पहुंच जाओगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो 0, जिस जिधर चल रहे थे उसके अपोजिट चले गए फाइनली तो नेगेटिव, और जिधर चल रहे थे उधर ही चलते रहे तो पॉजिटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन से अपोजिट चलने लगे, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन से आप अपोजिट चल गए। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। यह आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ओवरव्यू हुआ जो आपको जानना चाहिए। अब इसमें ये एक एग्जांपल है जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन करे तो लिख लेना ऐसे। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब एक एक करके। सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं जो आप जानते हो। ये O है, ये A है। पहले आप O से A गए 5 मीटर, A से B चले गए आप कितना, मान लो 12 मीटर। कितना गए आप, 12 मीटर। मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्टेंस एंड, जब मैंने ऐसा पूछा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ऑलवेज गिव योर आंसर विथ डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के आप आंसर दोगे तो गलत माना जाएगा। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड 1,
जो मेथड आप अभी तक करते आ रहे हो। डिस्टेंस अगर आपको लिखना है तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख दोगे 17 मीटर, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हाँ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो आप ऐसे इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करोगे और बोलोगे ये पाइथागोरस बन गया। मैग्नीट्यूड के लिए आप लिखोगे √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज 169 का रूट 13 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या आया ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्शन के लिए मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो कभी भी डायरेक्शन लिखने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, जानते रहो। तो ट्राइंगल OAB में अगर मैंने tan थीटा लिखा इजंट इट 12/5, तो क्या ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज डायरेक्शन विथ नहीं नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री। ये ऐसा बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज 13 मीटर। ये देखो ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट सॉरी साउथ। तो आप बोलोगे कि द डिस्प्लेसमेंट इन द क्वेश्चन इज 13 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो थीटा लिया है वो कहाँ से लिया है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ लिया है ना। तो टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 12/5। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जब भी होगा, ध्यान देना ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट तभी बनेगा जब ये एंगल 45 डिग्री हो, एंड दिस इज लेस देन 45 डिग्री। अब क्या बोलोगे, सॉरी ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज tan इनवर्स 12/5 टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या तो यही इतना बोल दोगे तो भी चलेगा अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट में नहीं बोलना है तो। अच्छा, इसका मेथड 2 क्या है, यहाँ यही मेथड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर भी आ जाएंगे। लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चंस में ये मेथड 2 सॉल्व करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ हर क्वेश्चन में ये मेथड 2 भी हम सॉल्व करते चलें। तो अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है तो मैं बोलूँगा कि द एक्चुअल लेंथ, द स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ बोला है ना, तो लेंथ ऑफ पाथ कौन है, पहले आप O से A गए, ये स्ट्रेट लाइन में है, फिर A से B गए, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। तो O से A का डिस्टेंस कितना है 5, A से B कितना है 12, विच इज अगेन 17। नाउ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। तो व्हाट इज द वेक्टर सम, वेक्टर कौन कौन सा है, O से चल के A पर जा रहे हो तो OA वेक्टर, प्लस A से B पर जा रहे हो तो AB वेक्टर। आएगा वही आंसर इस क्वेश्चन में, अल्टीमेटली लास्ट में वही करना पड़ेगा। OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, किधर जा रहा है x में, तो i कैप। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 12, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i कैप प्लस 12 j कैप। नाउ इफ यू वांट मैग्नीट्यूड तो वही आएगा तेरा 13, और एक्शन निकालना होगा तो tan इनवर्स tan थीटा इज y/x, कोएफिशिएंट ऑफ j अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ i। समझा क्या सेकेंड वाला मेथड, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा चलो दूसरा सवाल मुझे बताओ, अगर ये ऐसा बना होता बच्चों कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, इसका ये रेडियस 21 मीटर है, एक पार्टिकल पॉइंट A से चलता है और A पॉइंट पर ही वापस आ जाए, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन। बताओ, तो इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस लिखूंगा, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इन दिस केस इट इज सर्कमफ्रेंस, तो 2 × 22/7 × 21,
62 इंटू 2 132, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? डिस्प्लेसमेंट कितना है? वेरी गुड। अब यही लिखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट नाउ द क्वेश्चन इज लिटिल बिट चेंज्ड। अभी ये हमारा 21 मीटर है। अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन एक ही है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेमी सर्कल है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, आप ए से चल के बी पे पहुंच रहे हो। वन मोर क्वेश्चन, अगर ये ऐसा होता, ट्वेंटी 21 मीटर, हाँ ये आपको एरो जो बनाया वो डायरेक्शन दिखा रहा है, इसमें भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहला वाला कितना आया, डिस्टेंस कितना 66। देखो जिनको, चलो अच्छा ये लिख लो तो समझाता हूँ, इसको लिख लो, दूसरा करो, ओके। डायरेक्शन नहीं बता रहे हो आप, सब लोग लिख चुके क्या? देखो ये वाले सवाल में अगर अपन डिस्टेंस लिखेंगे तो ए से बी आप आर्क लेंथ पे जा रहे हो, और आर्क लेंथ क्या होगा, टोटल सरकमफ्रेंस का आधा, पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, 66। अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ए से बी जाना है, ऐसे जा रहे हो आप, मतलब दिस इज 42 माइनस में आई कैप, डायमीटर हो गया ना, माइनस आई कैप का मतलब डायरेक्शन। इसमें देखो इधर अगर अपन डिस्टेंस की बात करेंगे तो नाउ डिस्टेंस इज कर्व लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी ओ का स्ट्रेट लेंथ। ए बी का कर्व लेंथ 2πr टोटल होता है, इसका 3/4 पार्ट बचा है। सरकमफ्रेंस टोटल कितना होता है 2πr, उसका 3/4 पार्ट अपने पास बचा है, प्लस बी से लेके ओ विच इज 21। सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 3/4 प्लस 21, 2 2 जा 4, ये आ गया 11, ये आ गया 3, 99 प्लस 21। और जब डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ आगे रुक गए, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगा, मतलब लेफ्ट में 21 मीटर। क्या सबको समझा है? कोई दिक्कत किसी को? मैं और टाइम पास करूँगी, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे थोड़ा अलग तरीके के। एरो देखो, एरो कैसा बना है, ए से बी फिर बी से ओ। चलो हो गया लिख के ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, ये करते हैं, अच्छे से करना, दिमाग लगा के तभी आएगा। 3D है, 3 डायमेंशनल डायग्राम में अगर अपन इसको बनाए एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं y, और ये आपका हो गया z। हो सकता है
एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ओ से चल रहा है, थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा। सेमी सर्कुलर पाथ में चला, और कहाँ पहुंच गया वो, मान लो इस वाले पॉइंट पे, विच इज पॉइंट ए। ये जो रेडियस है ये आपको आर दिया है। कैसा पाथ है ये, सेमी सर्कल। अब वो ए से चलता है जेड एक्सिस के पैरेलल और बी पर आता है बाय ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस आर। अब वो इस पॉइंट से ऐसे चल रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल सी पॉइंट पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस है 2r। मैं एक बार डायरेक्शन बनाता हूं, वो चल कैसे रहा है। ये एरो जो दिखा रहा है वो तुमको इंडिकेट कर रहा है कि वो चल कैसे रहा है। ओ से ए से बी, बी से सी। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ चलिए ट्राई करिए जरा, 3D में है, इमेजिन करना है। जेड एक्सिस है वो होता कहाँ है, वो ऐसे हवा में होता है, बनाया गया नीचे। आया 3 + 5/3। देखो बहुत सिंपल है। मेथड 1, अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, आर्क लेंथ ऑफ ओ ए प्लस स्ट्रेट पाथ ऑफ ए बी प्लस स्ट्रेट पाथ ऑफ बी सी। आर्क लेंथ ऑफ ए बी कितना है, पाई आर। ए बी की ओ ए की वैल्यू, आर्क लेंथ ऑफ ओ ए था पाई आर, ए बी इज आर, बी सी इज 2r। दिस इज पाई आर प्लस 3r। r कॉमन लिया तो पाई प्लस 3 इंटू आर, ये आ गया डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो मैं मेथड 1 में जब भी 3D डायग्राम आएगा मैं अपना मेथड यूज करूंगा, वेक्टर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। मैं डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर बोलता हूं लिखने के लिए खाली। तो हमारा पाथ कौन है, ओ से ए, ओ ए वेक्टर, फिर ए से बी, ए बी वेक्टर, फिर बी से सी, बी सी वेक्टर। जरा बताओ ओ से ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए वेक्टर यहां से। जब ये ओ ए लिखा होता है इट मीन्स the vector should start from O and terminates at A। तो O से A की डायरेक्शन में टोटल लेंथ कितनी है, 2r, and it is along x axis तो I कैप। A B वेक्टर it is along z axis, इधर आ रहा है A से B, z axis में उसकी वैल्यू r है तो it is r k कैप, and B C वेक्टर is along y axis whose magnitude is 2r j कैप। अब रेशियो पूछा है, एक में डायरेक्शन है एक में नहीं है, तो मुझे दोनों को मैग्नीट्यूड में लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट वाला मैग्नीट्यूड में है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो एस वेक्टर लिखा गया √4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इज √9r स्क्वायर और 3r।
ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ऊपर था डिस्टेंस, आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो इसका रेशियो अगर आपको लिखना है तो इट इज डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो पाई प्लस 3r/3r, r और r कैंसिल हो गया तो पाई प्लस 3/3। सिंपल सा आंसर है। आपको स्टेप फॉलो करना चाहिए आसानी के लिए। जब 3D में हो तो आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखना आपको आना चाहिए। अब मेथड 2 ये क्यों डिफिकल्ट होगा ये देखो ध्यान से। अगर मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं तो मेथड 2 में मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाली लाइन होगी, ये होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकाले कैसे? अभी कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस लाइन को मैच करनी होगी। अब ट्रायंगल तो बन गया OBC, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो पाइथागोरस नहीं लगा पा रहे हो, आपको एक राइट एंगल ढूंढना पड़ेगा। अब ये वाला जो एंगल देख रहे हो, ये वाला, इट लुक्स लाइक एन एक्यूट एंगल बट इट इज 90। कैसे? 3D में अगर इमेजिन करो तो ये हमारा x है, ये y है, ये है z, ऐसे बाहर जो मैंने ये बनाया है वो एक्चुअली 3D में ये लाइन होती है। अब जरा सोचो, मैं यहां से यहां आया, फिर ऐसे गया हूं आगे और फिर ऐसे ऊपर गया हूं। ट्रेस कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 3D में ये मेरा ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहाँ z एक्सिस ऐसे है, y ऐसे है, x ऐसे है। मैं पहले यहां से यहां आया, उसके बाद ऐसे गया और फिर ऐसे गया, फाइनली यहां पहुंचा हूं। तो ये मेरा कौन हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकालने के लिए मुझे ये देखना है ये वाला एंगल कितना होगा, B वाला। तो पॉइंट B है कहां? यहां पहुंचे तो A पॉइंट है ना, यहां से ऐसे आगे गए हो, यहां पे B पॉइंट है और फिर ये C वाली लाइन है। तो ये जो B पॉइंट और C वाला मतलब AB लाइन देखो, O से A से B से C, तो जो ये AB वाली लाइन है और BC वाली लाइन है, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? AB और BC मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। कौन सा? B नहीं, OBA पूरा 90 नहीं है, नहीं वो दिखने से नहीं है ना, 3D है ना वो। हाँ देखो सोचो, ये भाई अभी यही तो बोला ना मैंने, O से A गए, वही समझा रहा हूँ, तुम लोग देखो इधर देख नहीं रहे हो। इसका मतलब O से A मैं यहां पहुंचा, B तेरा इधर है, AB लाइन ये होगी और BC लाइन ये होगी। तो जो ये AB है और ये BC है, ऐसे फिर ऐसे, तो AB और BC 90 बनाएंगे ना। अगर AB और BC 90 बना रहे हैं तो पूरा 90 हो ही नहीं सकता। हाँ अच्छा, ये रुको चेंज करके लाता हूँ। हाँ बच्चों देखो, हाँ तो सुनो, तो डिस्प्लेसमेंट में ये एंगल 90 वाला समझ में आया।
ये 90 कैसे हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा। जरा सोचो ये वाला 90 कैसे होगा। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट कौन है O, यहां गए, यहां आए, दिस इज पॉइंट B, फिर यहां पॉइंट C। तो अगर मैं ये लाइन बना रहा हूं ना, ये वाली लाइन, मतलब जो ये OB वाली लाइन देख रहे हो, OB वाली लाइन कौन से प्लेन में है, XZ प्लेन में है। द लाइन OB इज इन विच प्लेन, XZ प्लेन। एंड ये वाली लाइन कहां पे है, XY प्लेन, ये Y एक्सिस में है ना अकेले। तो XZ प्लेन की कोई भी लाइन Y एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी ना। नहीं समझा, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि एक XZ वाली लाइन है। अब जरा देखो, इसको अगर मैं ऐसे बनाता कि ये मेरा X एक्सिस है, B वाले पॉइंट को समझो, ये इस वाले मेथड से करोगे तो कोई तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना है। ये वाला मेथड बिल्कुल सिंपल है बेटा, इधर देख ले, सुन 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 बेटा, हेलो कर ले, फिर दिमाग लगाएगा तो फिर समझेगा नहीं बेटा, इसलिए पहले इधर देख ले, फिर अपना काम करना है। जो Y एक्सिस है ना, उसको मैं यहाँ बनाता हूँ, डॉट का मतलब ये ऐसे Y एक्सिस है, मैं एक्सिस को तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये जो ये और ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन का पॉइंट है। जो OB वाली लाइन है, मेरा Z एक्सिस और मतलब मैंने क्या किया बेसिकली, जो Z ऐसे जा रहा है, मैंने इसको से फ्लिप करके बनाया है XYZ। तो मेरा जो ये B वाला पॉइंट है वो ऐसे है, दिस इज पॉइंट B, समझ रहे हो। और ये वाली कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन है BC बेसिकली। अब जरा देखो BC वाली लाइन कैसे आएगी, अगर मैं Y एक्सिस को ऐसे, ये Y जो एक्सिस है उसको ऐसे बाहर मान रहा हूं, तो BC वाली लाइन तो ऐसे आएगी ना, ऐसे बाहर आने का मतलब ऐसे आएगी BC वाली लाइन। जरा देखो, एक पेन देना मुझे जरा, कौन सा, क्यों, अरे Y एक्सिस का पॉजिटिव मैंने बाहर माना है ना, डॉट का मतलब पॉजिटिव बाहर ही होता है हमेशा, इनटू द प्लेन हमेशा नेगेटिव रहता है। फ्लिप मतलब मैंने YZ की पोजीशन चेंज करी है, तो ऐसा। अब जरा देखो, ये वाली लाइन तुम्हारी हो गई कौन सी, OB, ये है Y एक्सिस, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री ना, और यही एंगल यहाँ पे लिखा है, ये 90 दिखता है एक्यूट एंगल जैसा है, लेकिन है कितना वो, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है यार, डिस्प्लेसमेंट में ही है। डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, कौन सा ट्राइंगल, OBC ले सकता हूँ। अगर मैंने OBC ट्राइंगल लिया तो मुझे OC स्क्वायर मिल जाएगा, बिकॉज OC इज हाइपोटेनियस, 90 के सामने है, इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ये मैं अकेले तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना भाई, बताना अगर अकेले पढ़ रहा हूँ तो। अब ये OC स्क्वायर लिखने के लिए OB फंसा देगा, OB की वैल्यू है क्या अपने पास, तो एक और ट्राइंगल आपको दिख रहा है, O कौन सा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री बना ना, तो हाँ BAC ले सकते हो, लेकिन उससे नहीं, मुझे OB चाहिए ना, फिर आप कंफ्यूज होगे बार बार। एक काम कर लो, ये यहां से अगर मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, तो अगर ये 2R है उसके पैरेलल, तो ये लाइन भी 2R ही होगी ना, X एक्सिस है तो। और देखो ये Z लाइन है, ये X है, Z और X के बीच में ये एंगल 90 होगा, Z एक्सिस और X के बीच में कितना एंगल होगा ये, और 90 के सामने ये कौन हो गया, हाइपोटेनस, ये R था तो ये भी R हो गया, इसको D नाम दे दो। तो ये 90 था, मतलब ट्राइंगल ODB ट्राइंगल से मैं OB की वैल्यू निकालूं तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर,
तो ये लिखोगे तो OB की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ OD मतलब R स्क्वायर, DB मतलब 2R इन द ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा रूट ओवर 5R। OB कितना आ गया? रूट ओवर 5R। अब यहाँ पे रखो तो ये क्या बना? रूट ओवर 5R टू द होल स्क्वायर प्लस BC विच इज R स्क्वायर, सॉरी 2R स्क्वायर। जरा देखो OC कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 5R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, रूट के अंदर 9R स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आया 3R। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ है जेईई एडवांस का। अब अगर तुम्हें ये वाला मेथड पता है, कहीं भी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ी क्या? इस मेथड में जाओगे तो आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हेलो, हाँ भाई ब्रो, नहीं तो अरे मैं क्लास में हूँ, सीरी से फोन लग गया होगा। अब तो मैं लेक्चर में वीपी में, वीपी क्या करने? कौन, कहाँ क्लास है? आओ। वह सेकेंड क्लास किसका? रवि सर का है क्या? एक ही है तो 2 बजे उसकी किसकी क्लास है वीपी में? हाँ, तो 3D में इमेजिनेशन की जरूरत है। देखो मैं भी पढ़ा रहा था, पता नहीं कैसे वो कह रहे फ़ोन किए क्या, मैं तो कब से फ़ोन छुआ भी नहीं हूँ, और फ़ोन जहाँ चल रहा था ये 2 मिनट से तो वैसा चालू था फ़ोन, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी देखा नज़र पड़ गई, क्या हो गया? तो ये समझ में आया क्या? जादू है उसमें। ये दिखने में टफ है, आसान है, लेकिन देखो रूबी बैच नाम क्यों रखा है तो तुम्हें बता दूं, तुम्हारे साथ भी एक लेगेसी है, तुम समझे होगे, अभी सुना होगा तुमने रिजल्ट। ऑल इंडिया रैंक 214 भी है अभी हाईएस्ट जो है यहाँ पे, 214 रैंक है, ठीक है। तो 214 रैंक है, मतलब वो लेगेसी एक मेंटेन करके रखनी, तो एडवांस का रिजल्ट देना है, और वो रूबी बैच से आता है। तो रूबी बैच में चीज़ें मुझे कंटेंट स्टार्टिंग से ही टफ देनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी इंस्टेंट पे देखो होता है, तुम्हारे साथ नहीं, हम भी बच्चे थे, हमें भी लगता था कि हमें बहुत आता है, किसी को भी कहीं ये लग रहा है, तो हम्बलनेस रखो। जितना ज़्यादा तुम लोग डिसिप्लिन में रहोगे, जितना तुम प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, जितना होमवर्क प्रॉपर करोगे, उतना तुम्हें अभी से फ़ायदा होगा। कल के लिए चीज़ें टालो मत, डेली की डेली चीज़ें करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो ना समझे बिंदास पूछो, नहीं पूछोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। जहां भी ना समझे, जिस पॉइंट पे भी दिक्कत हो रही है, तुम बिंदास पूछो। 2 मेथड लिखे हैं मैंने, दोनों इसलिए दिए क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाला मेथड तो कहते हैं सर ये तो ठीक है आपने कराया, ये वाले मेथड में क्या करूं, मैं ऐसा करा था, दोनों लिख दिया। मेरी समझ से ऐसे क्वेश्चंस में सारे लॉजिक को हटा करके डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए वेक्टर सम लिखो। तुम्हें कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, 90 डिग्री किधर है, 60 डिग्री किधर है, 30 डिग्री किधर है, चुपचाप ये वाला काम कर सकते हो। लेकिन जिसको ये करना है उसको वो 3D, जो जब भी 3D बनाएगा वो ऐसे ही बना के देगा 3D, लेकिन आपको Z एक्सिस को ऐसे इमेजिन करके वो BC लाइन ढूंढना पड़ेगा। हालांकि आपको एक सिंपल सी टेक्निक में बताता हूँ, हमेशा के लिए याद रखो कि ये 90 होता है, ये 90 होता है और ये 90 होता है। 3D में ये तीनों 90 होते हैं, मतलब Z एक्सिस से जो लाइन आई है, Y एक्सिस से इंटरसेक्शन हो रहा है, तो Z और Y का तो 90 हमेशा एंगल बनता ही है। और जो ये ओरिजिन से Z और Y के इंटरसेक्शन को टच करने वाली लाइन होगी, वो भी Y के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90, बिकॉज इट इज इन XZ प्लेन एंड ये Y प्लेन है, प्लेन ही चेंज हुआ है। XZ प्लेन की कोई भी लाइन Y एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाएगी? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। XZ की कोई भी लाइन, और ऐसे ही XY प्लेन की कोई भी लाइन Z एक्सिस का एंगल बनाएगी 90, याद रखना। छाप लिए? हाँ, X और Y भी 90 होगा।
क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही होगी ना, ये भी 90 है, उससे भी तो वही आंसर आएगा। डायरेक्शन कैसे लिखते, डायरेक्शन क्या लिखोगे इसकी? करेक्ट। अब जाने दो, डायरेक्शन रीड मत लिखो, इसमें से ही काम चला लो। पोजीशन वेक्टर जब प्रूव करते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसमें ये 3D का प्रॉपर इमेजिनेशन आता है। सोचो टफ नहीं आता एडवांस का पेपर, ऐसे सवाल उठाते हैं हाईली कॉन्सेप्चुअल, जहां आप गलती कर दो। अभी से सीखते चलोगे तो गलतियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। 2/√5, हाँ कुछ ऐसा ही आएगा। नाइन्टी प्लस 2/√5 होगा क्या? क्योंकि तुमने पूरा एंगल ले लिया ना, ओ से बी का ही चाहिए ना तुम्हें, एक्स के साथ में एंगल चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला एंगल तो अपने को इतना चाहिए ना, और तुम्हारा ये पूरा एंगल tan−1√5 होगा, तो इतना ही लेना पड़ेगा अपने को। हाँ छोड़ो, दिक्कत नहीं है, उनको मत करो अभी, ज़्यादा ज़्यादा जितना ज़्यादा करोगे उतना परेशान हो गए। हाँ एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट आएगा तभी तो कराया ना मैंने, मेन में नहीं था, एडवांस में था। अब मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आते हैं, तुम जाके सर्च करोगे तुम्हें एक पॉइंट उसमें कभी मिलेगा ही नहीं। मल्टीपल करेक्ट में आते हैं क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों सही हो सकते हैं, उसका एक ऑप्शन ये था, और चारों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए जेई टफ होता है, एक ही क्वेश्चन में मल्टी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ये एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया गया था, जेई की एक बुक है सिंगेज करके, BM शर्मा की लिखते हैं उसकी, सिंगेज का इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन उठाया है। तो अच्छी बुक करने से यही फ़ायदा होता है। SC वर्मा नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता SC वर्मा पे, इसलिए क्योंकि SC वर्मा में एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन ही है, और एक फंस गए तो वो तुमने डाउट पूछा, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करोगे, या तुम बहुत सारी बुक खरीदो तब मार्केट से। मेरी समझ से DC पांडे, अगर तुम एडवांस टारगेट कर रहे हो तो 5 बुक की एक सेट आती है DC पांडे की, जेई एडवांस फिजिक्स करके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स जेई एडवांस लिखा होता है, वो वाली बुक ले लो, वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें तुम्हें जीरो से उठा के हीरो बनाने की कोशिश करता है वो। कोई भी एक बुक पकड़ो, उसको पूरा ख़त्म करो। लिख चुके, कोई लिख रहा है अभी? तो ये नॉर्मल टाइप वाले क्वेश्चंस हुए, एक दो वैसे टाइप के जो वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, उसके बाद फिर हम स्पीड वेलोसिटी पढ़ना चालू करते हैं। लिखिए, अब मैन walks 10 meter, a man walks 10 meter due east, and then take a left turn कितना बोला था डिस्टेंस मैंने? 10 बोला था। एंड वॉक्स 10 मीटर, क्या लिखा तुमने? टूवर्ड्स लेफ्ट ना? हाँ, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन वॉक
for 10 meter. Find the distance and displacement. Distance and Direction. हाँ वही कितना tan inverse 1 की वैल्यू होती है डायरेक्ट. tan inverse 1 कितना होता है 45 मतलब कौन सी डायरेक्शन आई नॉर्थ ईस्ट. लेफ्ट लेने का मतलब क्या वो नॉर्थ में चला गया ईस्ट में जा रहा था और लेफ्ट लिया तो नॉर्थ में गया ना. हाँ ऐसे ईस्ट है इधर टर्न ले लिए. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉपी में बना के देखो. हाँ √200 मतलब 10√2. देखो यहाँ से चलना चालू किया ईस्ट मतलब पहले इधर गया होगा. अब तुम ऐसे जा रहे हो लेफ्ट टर्न लेना है. यहाँ पहुंचा होगा 10 मीटर चला वो फिर लेफ्ट टर्न लेने का मतलब ऐसे ऊपर गया 10. इधर भी चल लिया 10. डिस्टेंस आपको ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन हो जाएगी ये थीटा. तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा पाथ लेंथ टोटल लिखो 20 मीटर. डिस्प्लेसमेंट आएगा √10 स्क्वायर प्लस √10 स्क्वायर मतलब ये हो गया √200 मतलब 10√2 मीटर. डायरेक्शन अगर लिखना होगा तो tan थीटा इज 10/10. थीटा आ जाएगा 45 डिग्री. 10√2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट. एक करेक्ट नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा एग्जैक्ट. और एक सवाल लिखो. A car travels 13 मीटर नहीं 13 मीटर 12 मीटर लिखो. travels 12 मीटर due east then takes a turn and travels 5 meter due north. And travels 5 meter due north. And finally takes a turn. And then finally takes a turn. And travels a distance of 13 meter. Travels a distance of 13 meter in vertically upward direction. In vertically upward direction. हाँ अब वही समझना है ना इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड में समझो. जब नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड दोनों दे दिया तो 3D वाला डायग्राम बन गया ये. शायद 13√2 ही आएगा. 5 12 13 दिया ना. 5 5 आई कैप 12 की जे कैप और 13 के कैप कितना होगा जो भी आए. फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जब भी ऐसे सवाल आ जाए जिसमें ईस्ट नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड बोल दे तो अगर मैं ऐसे खाली यही बोलता कि ईस्ट में गया फिर अपवर्ड गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. लेकिन ईस्ट नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड बोल दे इसका मतलब वो 3D में चल रहा है.
अरे आया। ए भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम लोग लड़ने लगे यार। इधर क्या क्या बोला था यार, कितना किधर चला है वो? पहले ईस्ट में 12, डिस्टेंस देख लो पहले, 12, 5 और 13, 30 आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया? 30। अब डिस्प्लेसमेंट लिखना है, जब ये तीनों आ जाए तो दिमाग मत लगाओ कि पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा 90 ढूंढो, ये करो वो करो। तो दिमाग लगाने से बढ़िया है, ईस्ट में चल रहा है मतलब आई कैप, फिर नॉर्थ में चला नहीं 12 आई कैप ना, फिर नॉर्थ में चला तो जे कैप, वर्टिकली अपवर्ड लिया तो के कैप। इसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड निकाल लो, कितना हो जाएगा? 144, 25, 169। तो 169 प्लस 169, इसको ऐसे लिख सकते हो, 169 को कॉमन ले लिया तो ये 2 बन जाएगा। 169 का रूट 13 होता है, 13 रूट 2 मीटर। समझा? अरे कर लोगे ऐसे सवाल? बहुत सवाल प्रैक्टिस कर ले, फालतू में बकवास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल। थर्टीन रूट 2 है। अब देखो, तब इसमें डायरेक्शन लिखना होगा तो तुम्हें डायरेक्शन पूछेंगे नहीं, अगर लिखना होगा तो इस तरह से डायग्राम बना के तभी लिख पाओगे, एक्स वाई और जेड बना करके। 13 और 13 आ जाएगा ना, 5 12 का 13 आ जाएगा रिजल्टेंट, 13 13 के साथ 13 रूट 2 ना, तो 45। तो एक्स के अगर ओरिजिन के साथ निकालोगे तो 90 ऐड करना पड़ेगा। ओरिजिन से नहीं निकाल रहे हो, उस गिवन पॉइंट से जहां 5 12 का रिजल्टेंट आया था वहां से निकालोगे तो 45। तो 45 प्लस 90 135 टोटल। जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो। एक ऐसा सवाल करते हैं, ये वेक्टर ही है पूरी तरह से। हाँ, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 मीटर। A particle starts from 1, 2, 3 meter and travels up to a point whose coordinate is given as 2, 4, 6 meter. ये given by 2, 4, 6 meter. Find the displacement. Find the displacement. रूट 14 कैसे आया? रूट 14 आप क्या कहाँ लिखा है? प्लस के ऊपर सर्कल के ये 14 है, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है मैंने। वो मैं खाली कोऑर्डिनेट्स ढूंढता हूँ कि क्या ऐसा कोई ऑड नंबर तो नहीं आ जाएगा, नेगेटिव वेगेटिव, बस वही चेक करना होता है, क्योंकि नेगेटिव का रूट लिखने के लिए आयोटा आ जाएगा, तुम फिर मेरी जान ले लोगे ये क्या है वो क्या है, इसलिए नहीं लिखता। देखो, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? ऐसे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लिखने का ये भी एक तरीका होता है वेक्टर के साथ में, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? 2, 4, 6, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर इज ये, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 दिया है ना,
आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस करो 2 आई कैप माइनस आई कैप 4 जे कैप माइनस जे कैप 6 माइनस 3, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 14 मीटर। ठीक है, समझ आया? एंगल छोड़ो, इसमें तुम्हें x के साथ एंगल लिखना है ना। एक काम किया करो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका x के साथ आता है, बीटा y के साथ है, गामा z के साथ है। अब ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो x, y और z में से तुम्हें दो का एंगल तो पता रहेगा, इसी फार्मूले में रख के निकाला करो। वैसे एंगल निकालोगे 90 प्लस करने में मर जाओगे, क्योंकि हर बार 90 प्लस ही नहीं होता। अब इसमें तुम्हें 1,2,3 प्रॉपर प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे है 2,4,6 यहाँ पे है, गया इस लाइन पे तो x में कितना चला, y में कितना चला, पूरा बनाना पड़ेगा, मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों पॉइंट ओरिजिन से नहीं जा रहे हैं, फंस जाओगे। इसलिए वो डायरेक्शन कोसाइन रूल लगाया करो। जब भी आएगा तो दो एंगल तुम्हें बता के देगा, ऐसा तुम्हें गेम नहीं खेलेगा कि सब हाइड एंड सीक है, तुम कुछ भी गाओ, जो तुक्का मारो और निकल जाओ। अब हेडिंग बनाइए स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसमें देखो टाइम की कहीं बात नहीं हुई, दीज आर द टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर, वो कौन कौन से हैं? स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी में भी मैं स्पीड और वेलोसिटी जब करवा रहा हूँ तुम्हें तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ये जितने क्वेश्चंस अभी तुम लोगों ने सॉल्व किए ना, इसी को अपॉन टाइम कर दो। डिस्टेंस को करोगे तो क्या मिल जाएगा? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को कर दिया तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो मैं वो नहीं कराऊंगा, अच्छे सवाल ही कराऊंगा। देखो स्पीड और वेलोसिटी कैसे करते हैं। एक साइड में वैसे ही मैं स्पीड बनाता हूँ और दूसरे साइड में वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पीछे देखा, जरा लिखने के पहले पीछे पलट के जितने सवाल किए उन सारे सवाल में देखो, डिस्टेंस की वैल्यू देखो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो, कौन ज़्यादा है? हर बार कौन ज़्यादा है? अच्छा, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? इक्वल हो सकते हैं। कौन कौन इक्वल हो सकता है? क्या डिस्टेंस कभी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये सवाल लिख लो। इसके पहले थोड़ी बहुत जगह होगी ना, एक दो लाइन, ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है वन, यूनिटी और ग्रेटर, क्योंकि डिस्टेंस छोटा होगा नहीं, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो हमेशा 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। डिस्टेंस बराबर हुआ तो 1 रहेगा। ये पूछा हुआ है पीछे कहीं पेपर में आया हुआ क्वेश्चन में, ऐसे दिमाग में आ गया तो लिख दिया मैंने, भूल जाता हूँ ना, कभी याद आया तो लिख देता हूँ। तो स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज द यूनिट?
यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, अच्छा ये बताओ स्पीड किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है बच्चों, डिस्टेंस पे और टाइम पे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा क्या, टाइम कभी नेगेटिव होगा क्या, -5 बचता है क्या कभी, नहीं। तो डिस्टेंस तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, स्पीड कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या, नहीं, रेस्ट पे हो जाएगा, रेस्ट हमें चाहिए नहीं। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, टाइम भी 0 नहीं होगा, तो स्पीड 0 भी नहीं हो पाएगा। सो स्पीड हमेशा 0 से बड़ा होता है। हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड मेजर करता है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। वेलोसिटी ये सब पॉइंट वाइज लिखना, कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद ये लिख चुके हो क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, ये क्वेश्चन सबने लिख लिया ना। अब कितने टाइप की स्पीड होती है, यहीं पे मैं वेलोसिटी की भी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। क्या होता है ये, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड अगर कांस्टेंट रहा तो यूनिफॉर्म हो गया। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या लिखूं मैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, हाँ, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम नहीं, कोई मतलब ही नहीं हुआ। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अलग अलग डिस्टेंस चलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, मैंने स्पीड के लिए सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये, वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट। आइए लास्ट मतलब इसके बाद भी एक होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आज इसी पर लास्ट करेंगे। बहुत तेज तो नहीं चल रहा है सिलेबस। एवरेज स्पीड पहले लिखते हैं। एवरेज स्पीड को कैसे दिखाते हैं, देखो बेटा, ऐसे v लिख के ऐसे बार लगा देते हैं ऊपर, क्या पढ़ते हैं इसको, v बार। क्या पढ़ते हैं, v बार। या और रिप्रेजेंट किसको करता है, एवरेज को। या फिर इसको लिखने का तरीका ये भी है, v एवरेज लिख देते हैं, सबसे कॉमन तरीका ये है। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा आता है, एंगल ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, इसका मतलब भी क्या दिखा रहे हैं वो लोग, एवरेज। एवरेज क्या होता है, तो v बार ही मैं यूज करता हूँ बार बार। इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या है, आइए सवाल में एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं कि मान लो ये पॉइंट ए है। अच्छा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है क्या, बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये पॉइंट ए है, एक पार्टिकल ए से बी गया x1 डिस्टेंस t1 टाइम में, x फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम, एंड x2 डिस्टेंस चला t2 टाइम में।
मैंने पूछा v बार क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है, यहाँ याद रखो x स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, t स्टैंड्स फॉर टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और वेलोसिटी। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, लेकिन यू टर्न ले लिया तो अलग अलग हो जाता। हाँ। यू टर्न लिया नहीं ना पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन में चले जब तक यू टर्न न ले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे। नहीं, ज़रूरत नहीं है कि कंपलसरी नहीं है वो, क्योंकि अगर मैं ऐसे चल के यहीं आके रुक गया तो अभी भी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। अगर मैं ऐसे घूम के इधर चला गया यहाँ से चल के तब भी नेगेटिव होएगा। अभी तो चैप्टर चालू हुआ है, थोड़ा हमें पेस अपना मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड नहीं रखेंगे तो लास्ट में लटक जाता है, फिर लगता है कि अरे यार मेरा पोर्शन ऐसे ही भागता है, थोड़ा सा भागता है, मतलब ऐसे टाइम पास भी होता है क्लास में, मज़े भी लेते हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ते हैं। चलें आगे। मुझे यहाँ पर अलग अलग केसेस होते हैं, मैं एक एक केस पूछ रहा हूँ। अब आपको ये समझ में आया, x स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, t स्टैंड्स फॉर, v स्टैंड्स फॉर स्पीड। एक पार्टिकल है, अभी मैं तुम्हें PYQ करा दूंगा इसके ऊपर, परेशान मत हो अगले लेक्चर में। पॉइंट A से चला, ये B और ये C, x1 डिस्टेंस चलता है v1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस चलता है v2 स्पीड से, v बार क्या होगा? तो क्या करें ऐसे सवालों में, x1 बार प्लस x2 बाई v1 बार प्लस v2, क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई v1 प्लस v2, गलत है। पहले टाइम कर अब इसमें टाइम नहीं दिया, मुझे याद क्या रखना है, ये फार्मूला है भाई अपने लिए, वेलोसिटी थोड़ी है, इक्वल होगा तो नहीं कर सकते। अगर टाइम इक्वल होगा तो अरे एवरेज का मतलब डिस्टेंसेस भी दिए हैं ना बेटा यहाँ पे, तो डिस्टेंसेस के साथ एवरेज अलग अलग होगा। हाँ पापा, मैं लेक्चर में फोन करता हूँ आपको, नहीं लेक्चर में था, बोलिए। हाँ तो x1 plus x2 upon v1 upon हाँ, v2। अब यहाँ मुझे ये पता होना चाहिए, जो तुम बोल रहे हो वो कब होता है बेटा पता है, जब टाइम इक्वल हो, उसको बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड, अरिथमेटिक मीन बन जाता है वो, हाँ, और टाइम हमेशा नहीं बनता। यहाँ कैसे लिखेंगे, मुझे ये पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो मैं सबसे पहले टाइम लिखूंगा। टाइम क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन, सॉरी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम होगा x1 बाई v1 और t2 होगा x2 बाई v2। देयरफॉर v बार क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज x1 बाई v1 प्लस x2 बाई। अब इसको तुम्हें चाहिए तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एरो बना रहा हूं, प्रॉपर उसी सेगमेंट में लिखना तुम। ये बनेगा x1 प्लस x2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 v2 प्लस x2 v1 अपॉन v1 v2, जो ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे। कुछ लोग कहते हैं ये फार्मूला याद रखो, याद मत रखो, ये क्वेश्चंस की तरह ले लो। याद तुम्हें रखना होगा 3 और 4 वाला, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बस इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।